मंडी हाउस का यह कैंपस है ललित कला अकादमी का। मंडी हाउस को हम सब जानते रहे हैं, एनएसडी की वजह से मंडी हाउस को हम सब जानते रहे हैं कि यह जो है कलाकारों को पैदा करने वाली जगह है। यहाँ पे तमाम जितने भी कला से जुड़े हुए संस्थान हैं वो सब मंडी हाउस में हैं। मंडी हाउस में आज इस ललित कला अकादमी के कैंपस में हमारे साथ बात करने के लिए राजेश कुमार हैं। राजेश कुमार की पहचान यह है कि राजेश कुमार का एक चर्चित नाटक अंबेडकर और गांधी सैकड़ों बार मंचन हो गया है। जो अंबेडकर की समझ ठीक से नहीं रखते, जो गांधी और अंबेडकर के आपसी रिश्तों की समझ ठीक से नहीं रखते, जो दोनों के विचारों को ठीक से नहीं समझते, उसके रेफरेंस के लिए राजेश कुमार के इस नाटक का नाम काफ़ी है, अंबेडकर और गांधी। मैं भी इस नाटक को कई बार देख चुका हूं और आज भी जब इसका शो होता है तो मैं इस नाटक को ज़रूर देखता हूं और आप दर्शकों को भी देखना चाहिए। लेकिन राजेश कुमार से आज बात करते हुए हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि राजेश कुमार ने आजकल नया विमर्श शुरू किया है। फेसबुक पर, सोशल साइट पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह इन्होंने विमर्श शुरू किया है। दलित नाटक, दलित विमर्श। तो साहित्य में दलित विमर्श तो ठीक था, लेकिन नाटकों में दलित विमर्श की बात आज राजेश कुमार ने शुरू की है। राजेश कुमार के ऊपर लगातार इस बात को लेकर हमले हो रहे हैं कि ये आपने नाटकों में कचरा फैलाना क्यों शुरू कर दिया। नाटक बहुत ही पवित्र चीज़ है, इसमें जाति आपने कैसे डाल दी। तो हम खुद आज राजेश कुमार से इसी के इर्द गिर्द सारी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या है दलित विमर्श, और अगर कुछ नहीं है तो फिर आप नाटक जैसे पवित्र चीज़ में कचरा फैलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। स्वागत है आपका राजेश जी नेशनल दस्तक पर। पहला सवाल आपसे हम यही करना चाहेंगे कि क्या है नाटक में आप यह जाति का कचरा क्यों फैला रहे हैं, क्या है यह दलित विमर्श नाटकों में। देखिए, जो लोग कह रहे हैं कचरा फैलाने की बात कर रहे हैं, या जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि नाटक में दलित रंगमंच के बहाने, दलित थिएटर के बहाने जातिवाद लाया जा रहा है, तो इसको सोचने की ज़रूरत है कि क्या सही में कचरा फैलाया जा रहा है, या कह रहे हैं कि वो जातिवाद फैला रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि आप इस आंदोलन के द्वारा जो एक पूरा जो रंगमंच है, मुख्य धारा का रंगमंच है या जितनी धाराएं हैं, उसमें कोई इस तरह की बातें नहीं है। ये पहली बार इस मूवमेंट के द्वारा, इस आंदोलन के द्वारा जातिवाद फैलाया जा रहा है। तो क्या ये पहली बार हो रहा है? ये विश्लेषण करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा अतीत में जाएं तो जब ये पहला नाटक हो रहा था हमारे, जैसा कि भरत मुनि ने भी चर्चा की है कि देवताओं ने कहा कि कोई ऐसा नाटक लिखा जाए, ऐसा नाटक किया जाए। उसके बाद भरत मुनि का जो पहला नाटक जो हो रहा है, देवासुर संग्राम, जो हमारे डॉक्यूमेंट में मिलता है, तो देवासुर संग्राम को मंचन किया गया। मंचन में देखने के लिए सब लोग आ रहे हैं और तमाम समुदाय आ रही हैं, हर तरह के लोग आ रहे हैं, हर तरह के तबके के लोग आ रहे हैं। उसमें हम देख रहे हैं कि उस ड्रामा में देवासुर अर्थात देव और असुर का संग्राम, आखिर जब सारे जनमानस की भागीदारी उस नाटक में हो रही है, जिसकी जिम्मेवारी भरत मुनि को दी गई थी कि ऐसे नाटक को लिखिए जो सबों के लिए हो, और इनकी जिम्मेवारी थी क्योंकि पहले देवताओं को ये जिम्मेवारी दी गई थी, देवताओं ने उसे नहीं कर पाए, तो ये फिर ये जिम्मेवारी भरत मुनि को दी गई। तो भरत मुनि ने जब ये नाटक खेला तो उस नाटक में ये दिखाया गया कि असुर जो है पर सुर की विजय हो रही है, और असुर के नैतिक पतन को दिखाया गया था। उस नाटक में दिखाया गया था कि कैसे उसको उस पर देवताओं की विजय हो रही है। तो एक तरफ तो आपने तमाम लोगों को जोड़ने के लिए, समरसता के लिए, सामंजस्य स्थापित करने के लिए हर समुदाय को आपने लाया था। उसमें जो है लोगों ने आपत्ति की, असुरों ने आपत्ति की और मंच पर जाकर आपत्ति की। जैसा हमारे सामने डॉक्यूमेंट हैं उसके अनुसार मंच पर जब आपत्ति किया तो आप देखेंगे कि तमाम देवताओं ने उस पर जो है, इंद्र जो है सीधे मंच पर सवार हो जाते हैं, और सारे जो विरोध करने वाले असुर जाति के लोग हैं, जिन्होंने विरोध किया, श्रमिक लोगों ने विरोध किया कि नहीं ये हमारा अपमान है, अपमान कर रहे हैं, उसके विरोध में देवताओं ने अपमान करने का आरोप लगाकर सारे असुरों को मंच पर ही उनको मारा और अपने घातक हथियारों के द्वारा उसका वध किया।
ये पूरा हमारे सामने है। उसी के बाद हम देख रहे हैं कि देवताओं ने कहा कि नहीं, बाहर अगर नाटक हम करते हैं तो ये इसी तरह से जनमानस, जो व्यापक जनमानस है, जो ये चूंकि नाटक करने वाले विशिष्ट लोग थे और तमाम जो जनमानस की जो भागीदारी हो रही है वो फिर आ जाएंगे और फिर विरोध करेंगे। तो ऐसा किया जाए कि एक ऐसा रंगमंच बनाया जाए, ऐसा प्रेक्षागृह बनाया जाए कि जिसमें ये लोग ना आ सके। जो प्रेक्षागृह का जो हमारा कॉन्सेप्ट आया है वो तभी का है। उन्होंने एक जैसा कि वर्णित है, उन्होंने हर देवताओं ने, हर एक कोने पर देवताओं ने अपना प्रहरी बैठाया या अपनी शक्ति के जैसा उसमें लिखा हुआ धार्मिक रूप में कि उसे एक ऐसा बनाया कि कोई भी आदमी नहीं आ सकेगा। और देख रहे हैं कि जो पहला नाटक फिर हो रहा है वो भी हो रहा है समुद्र मंथन। फिर वो समुद्र मंथन के बहाने उन्हीं असुरों को, सुर असुर के कन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है कि कैसे समुद्र मंथन जो किया जा रहा है और समुद्र मंथन में जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो उस पर सारा अधिकार उन लोगों ने किया है। तो जो अभी जो आरोप लगा रहे हैं दलित नाटक के लेकर, वो आज से नहीं है। ब्रह्मा ने तो पहले ही कहा, भगवान ने कि पहले ही कहा गया है कि ये ड्रामा जो लिखा गया है, पंचम वेद जो लिखा गया है, ये शूद्रों के लिए लिखा गया है। ये तो इसलिए जो कह रहे हैं कि दलित नाटक आजकल नया जो फॉर्म लाया गया है ये गलत है और इसके बहाने जात पात फैलाई जा रही है, ये जो कह रहे हैं कि वो इस तथ्य को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आपका क्या कहना है कि अभी का जो नाटक है उसमें सबों की भागीदारी नहीं है? अलग से आपको नाटकों में दलित विमर्श खड़ा करने की जरूरत क्या पड़ी? देखिए, ये जो दलित रंगमंच की इसलिए भी ज़रूरत महसूस हो रही है क्योंकि हमारा जो रंगमंच है उसमें कहीं न कहीं उस समाज की भागीदारी नहीं है। एक लंबे दौर से आप देखें, समाज जो है वो अनुपस्थित है। जिस समाज के पक्ष में अगर हम शुरुआती दौर से अगर लें तो बुद्ध ने उस वक्त की जो है वर्णवादी व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया और उन्होंने इसे खारिज भी किया। उन्होंने उपनिषद और उस वक्त के तमाम जो धर्म ग्रंथ थे, जो आदमी को आदमी नहीं समझ रहे थे, असमानता का उसमें पूरा भरा पड़ा था, उसके विरोध में वो खड़ा हुए थे बुद्ध। बाद में कालांतर में भी हम देखते हैं कि मध्यकालीन के समय के, जिसे भक्ति कालीन का नाम लोगों ने दिया है, उस पर आपत्तियां भी हो सकती हैं, उसमें कबीर, रैदास, चोखा, ये तमाम जो ऐसे कवि हैं जो निम्न समाज के थे, उन निम्न समाज के लोगों ने अपने साहित्य के द्वारा अपने जो फॉर्मेट था, चाहे वो शबद हो, साखी हो, दोहे हो, वो उस वक्त के बड़े कॉमन पॉपुलर फॉर्म थे जनता की, उसके द्वारा अभिव्यक्त किया था लोगों के। तब भी बहुत विरोध हुआ था चूँकि कंटेंट में रैदास जिन सवालों को उठाए थे उससे बहुत लोगों को आपत्ति थी। वो सीधे सीधे उनकी लड़ाई वर्ण व्यवस्था से थी। बाद में हम देखते हैं अगर तो अगर नाटक का ही अगर उदाहरण ले अगर हम, तो नाटक में पूरा एक फूले के समय से अगर लें या अंग्रेज के आने से जो हमारा एक नए तरह का रंगमंच हमारे देश में आया, तो वो पारसी थिएटर जिसका रूप हमें भारतीय संदर्भ में देखते हैं, वो पारसी थिएटर से लेकर और आज़ादी या आज़ादी के बाद के दौर तक में कोई उस नाटकों में उन आपको वो नहीं दिखाई देता है जिन्होंने श्रम किया है, जो एक जाति के लेकर उनको समाज से किनारे रखा गया है, उनको उनके कला को अच्छा नहीं माना गया है, उनके कला को जाति के नाम से संबोधित किया गया है। अभी बहुत सारे नृत्य की शैलियां हैं जो हमारे समाज में लोग नृत्य के करते हैं, उसको उन्होंने जातिगत बना दिया। अहिरऊ नाच, क्या कहते हैं, नौवा नाच, ऐसे बहुत सारे जो निचले तबके के लोग करते थे उसको जाति से जोड़ा है।
और नाटक में तो अनुपस्थित रहा। इसमें अगर आप देखें, ये सोचने वाली बात है कि जब अंबेडकर जो है 1927 में मनुस्मृति जलाते हैं, 1930 में महाड़ आंदोलन हमारे देश में होता है, उसी के आसपास नमक आंदोलन गांधी छेड़ते हैं, तो गांधी के आंदोलन पर अभी भी बहुत बात होती है, साहित्य में एक लंबा स्पेस दिया गया है। लेकिन महाड़ आंदोलन जो तालाब में जाकर अंबेडकर साहब ने जो पानी पिया था और पानी पीकर उन्होंने बताया था कि पानी पर सबका अधिकार है, उस पर अटैक भी किया गया था, आक्रमण भी हो रहे हैं उन पर। लेकिन वो जो टर्निंग पॉइंट था साहित्य का, थिएटर का, आप देखेंगे कि पूरा हिंदी रंगमंच जो है उससे उन्होंने इस मोड़ को नज़रअंदाज किया। कथा साहित्य में तो दिखता है, प्रेमचंद की कहानी ठाकुर को कुआं में पूरा दिख रहा है, गोदान में पूरा अंबेडकर के जो आंदोलन का हम साफ साफ देख रहे हैं उसमें। भले वो उसका रास्ता वो गांधीवादी ढंग से प्रेमचंद करते हैं, क्योंकि गांधी का पूरा असर था उन पे, लेकिन अंबेडकर की जो लड़ाई है, अंबेडकर साहब ने जो अस्पृश्यता के खिलाफ, जो समाज के निचले तबके की जो लड़ाई थी, उन्होंने जो दिखाया उसको हिंदी रंगमंच ने जो है हमेशा से उसको किनारा करते रहे। ये जो दलित विमर्श का मसला है, ये सिर्फ हिंदी नाटकों से ही नदारद है या फिर दूसरी भाषाओं के नाटकों से भी, खास करके मराठी नाटकों में भी दलित विमर्श जैसा तत्व बहुत नया है क्या? नहीं, देखिए, मराठी में तो इसके कई संदर्भ मिलते हैं, और अगर हम देखें तो हिंदी में भी संदर्भ हैं, क्योंकि लोग अभी शोध नहीं कर रहे हैं। मराठी में धनंजय कीर की पुस्तक में स्पष्ट लिखा हुआ है, 1936 में पूना में एक बहुत बड़ा एक शो हो रहा था, उसमें या बम्बई में भी देख रहे हैं कि उसमें पूना और बम्बई जो एक सांस्कृतिक रूप में ये गढ़ था दलित सांस्कृतिक आंदोलन का, तो एक नाटक में खुद अंबेडकर साहब की भागीदारी हुई थी। और कीर साहब ने लिखा है कि उस शो में इतनी भीड़ थी कि चींटी के पैर रखने तक जगह नहीं थी। उसमें नानाजी पेशवा का उन्होंने उस वक्त के दौर की कहानी है, उसको नाटक रूप में अभिनीत किया गया था, जिसमें लोगों को, दलितों को अपने सामने हड़िया लेकर चलना पड़ता था, एक झाड़ू भी पीछे रखनी पड़ती थी कमर से बांधकर। तो ये नाटक में तभी उभर के आ गया था। और हम फर्रुखाबाद के आसपास के देखें अगर, अछूतानंद हरिहर एक बहुत बड़े थिएटरिस्ट थे, जिन्होंने 1926 के आसपास दलित थिएटर की स्थापना की थी। ये इस पे बहुत लोगों की नज़र कम गई है। उन्होंने, उनके जो दलित थिएटर में काम करने वाले जो लोग थे, वो सारे दलित लोग थे, समाज के उपेक्षित लोग थे। जाति के आधार पर क्या कहते हैं, जिन्हें निचले तबके को माना जाता है, उनके नाटक के टीम में अछूतानंद जी के नाटक में थे। उन्होंने कई नाटकों के रचना की है, और वो ऐसे श्रम से जुड़े हुए लोग थे कि दिन में खेती वगैरह करते थे, और शाम को संबूक के सवाल को लेकर, एकलव्य को सवाल को लेकर वो गांव-गांव में जाते थे और नाटक को करते थे। आप हीरा डोम की जो कविता है साहित्य में अगर देखें, उसी वक्त जो चांद का अछूत अंक निकला था। ये सब बहुत टर्निंग पॉइंट है हमारे साहित्य के भी और थिएटर के भी। ये तो सवाल खड़ा होगा, लोग कर रहे हैं कि क्यों हमारा हिंदी रंगमंच इन सब तथ्यों को से नज़रअंदाज करता रहा, क्यों इसको झुठलाता रहा, क्यों उसको सामने नहीं ला रहा है, क्यों छुपा रहा है। अंबेडकर साहब जो उन दिनों भागीदारी कर रहे थे मराठी नाटकों में, और कह रहे हैं कि मेरे 10 भाषणों के बराबर एक नाटक है, वो उसके 6 महीने के बाद हम देख रहे हैं कि 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का एक बहुत बड़ा अधिवेशन हो रहा है, जिसमें प्रेमचंद की उसमें अध्यक्षता में गोष्ठी होती है, और बहुत सारे एजेंडे लिए जाते हैं, और बहुत सारे उन दिनों निर्णय लिए जाते हैं साहित्य को जनता से जोड़ने को लेकर। तो मैं तो देख रहा हूँ कि एक तरफ प्रेमचंद ने ये आंदोलन खड़ा किया प्रगतिशील साहित्य का, और उसके पहले से ही रंगमंच में
अंबेडकर साहब ने जो थिएटर को लेकर मराठी में जो शुरुआत की थी उसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि और अछूतानंद, मैं फिर जोड़ रहा हूँ इस संदर्भ में कि अछूतानंद हिंदी प्रदेश में कर रहे थे 1926 के आसपास, और उन्होंने 2 दर्जन नाटक उन्होंने लिखे हैं। और वो नाटक को ढूंढने की ज़रूरत है। कुछ नाटक तो आ भी गए हैं और लोग उन्हें तलाश भी रहे हैं। उस वक्त के उनके अपने नाटकों में चाहे वो शंबुक का ऐसे नायक को उन्होंने उठाया, रामराज पर सवाल खड़ा किया था अछूतानंद जी ने। एकलव्य के बहाने उन्होंने पूर्ण रूप से जो हमारा समाज है और एक सवर्ण समाज है, द्विज समाज है, उसमें किस तरह से एक आदिवासी युवक को कि उसकी प्रतिभा का हनन किया जा रहा है, ऐसे ऐसे सवाल उठाए गए हैं। ये फिर से आज इतने वर्षों के बाद हिंदी में कह सकते हैं कि हिंदी में थोड़ा देर से हुआ, लेकिन 1956 में इसी दिल्ली में जब एक नाटक यहाँ खेला गया था और अंबेडकर साहब बहुत बीमार थे, तो लोगों ने कहा कि आप नाटक देखने आइए। कोई मराठी नाटक था, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत बीमार हूँ, मैं ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकता। तो सविता अंबेडकर ने कहा नहीं नहीं चलिए, थोड़ी देर के लिए ही चलिए, अच्छा रहेगा। और उसके बाद उस नाट्य प्रदर्शन में अंबेडकर साहब जाते हैं और जो 15 मिनट का उन्होंने कहा था मैं 15 मिनट के लिए रुकूंगा, तबीयत ख़राब है, बहुत ठंडक भी पड़ रही थी, जनवरी का समय है, वो पूरे नाटक को देखते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है। चाहे 1936 का बाबा साहब ने जो बम्बई और महाराष्ट्र में जो एक लोगों के लिए, नाटक से जुड़े लोगों के लिए वहाँ भागीदारी देकर उन्होंने इस आंदोलन को बढ़ाया और इसको कहा कि नहीं, इसको और आगे बढ़ाना है। फिर हम देख रहे हैं 1956 में, तो मुझे लग रहा है कि जिसको लेकर अभी बहुत हल्ला गुल्ला है कि ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये कोई दूसरे लोग से आया हुआ नहीं है, हमारे ही समाज का ये से आया हुआ है। और मराठी में पहले से इसकी ज़मीन मजबूत थी, हिंदी में थोड़ा देर से आया, लेकिन लगभग हम कह सकते हैं कि ये दौर साथ साथ का रहा है। हम थोड़ा सा हिंदी प्रदेश में ये आंदोलन थोड़ा देर से आया है, मराठी में बहुत मजबूत से रहा है। लेकिन ये सवाल अगर हिंदी में फिर से आया है दलित रंगमंच का, तो किसी को उससे क्या आपत्ति होनी चाहिए। हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे राजेश जी कि आपने यह जो दलित विमर्श शुरू किया है, आप फेसबुक पर लिखते हैं, गालियां पड़ती है, आप अलग अलग पत्रिकाओं में लिख रहे हैं, आपकी आलोचना हो रही है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप डाल देते हैं, तो बवाल मच जाता है दलित विमर्श शब्द पे। हम लोग यह जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों कोई बेचैन हो गया है। आखिर आपने मुख्य धारा का जो रंगमंच है, जो एकदम शांत तालाब पड़ा हुआ था, उसमें आपने ऐसा कौन सा कंकर मारने से कौन लोग बेचैन हो गए। देखिए, मुख्य धारा का जो रंगमंच है उसको मैं तथाकथित मुख्य रंगमंच कहूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुख्य धारा का तो अर्थ होना चाहिए कि रंगमंच की वो धारा जो एक बहुसंख्यक लोगों के बीच में बह रही हो। अगर देखें तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दबे कुचले वंचित हाशिए के समाज, और उसका अगर प्रतिशत अगर हम जोड़ें तो 85% से ज़्यादा का ये धारा हो सकता है। लेकिन जो हमारा, जिसे हम रंगमंच की मुख्य धारा या तथाकथित मुख्य धारा कह रहे हैं, वो मुख्य धारा नहीं, बल्कि मैं तो उसे एक संकरी नाली भी कह सकता हूँ। ये मुख्य धारा से मैं मानने से विरोध कर रहा हूँ, केवल मैं उनको एक तथाकथित शब्द जोड़ रहा हूँ, क्योंकि जितने महानगरों में जो बैठे लोग हैं वो लोग उसे मुख्य धारा का रंगमंच कह रहे हैं। और जो परेशानी उनको इसलिए हो रही है कि इन्होंने एक ख़ास साजिश की तहत, ख़ास ग्रंथि के तहत अपने नाटकों में उन्होंने उस समाज को लाने से कहीं न कहीं परहेज किया है। उन्हें सांप्रदायिकता ऐसे सवाल तो बहुत पसंद आ रहे हैं। ये आप देखेंगे जो हमारे देश में, देश की जो जनवादी प्रगतिशील या और भी जो धाराएं हैं इस तरह की, उसमें सांप्रदायिकता ऐसे मुद्दे तो बहुत रहे हैं।
इप्टा का पूरा दौर देखें, आज़ादी के बाद का जो आंदोलन है हमारे यहाँ, तो उसमें किसान, मजदूर, बेरोजगार, ये सब मुद्दे आ रहे हैं। लेकिन इसमें कहीं न कहीं जो जाति का जो सवाल है, वर्ण के कारण एक बहुत बड़ा समाज उपेक्षा का शिकार रहता है। उसके कथ्य को, उसकी कहानी को लोगों ने जानबूझकर लाने से परहेज किया है। इसलिए जो देख रहे हैं आप कि लगा कि हमारी भी कहानी आनी चाहिए। अभी पिछले दिनों 2 दिन की बात है कि रैदास पर हम लोगों ने एक नाटक पिछले दिनों किया था, सतभाष्य रैदास। तो उसमें पूरे रैदास समाज के लोगों के बीच में ये नाटक था, दिल्ली में ही पहाड़गंज पे। मैं चकित रह गया उस दर्शकों को देखकर, क्योंकि उसमें रैदास की जयंती मनाई गई थी, उसमें अधिकतर रैदास समाज के लोग थे। तो उन्हें ऐसा लग रहा था जब वो लोग देख रहे थे कि बहुत दिनों के बाद उन्हें जैसे कोई तृप्ति का भाव हो रहा हो। अपने नायक को देखकर एक-एक संवाद पर वो लोग तालियां बजा रहे थे और उसी तरह समर्थन दे रहे थे, जैसे लग रहा है कि अंदर की जो आवाज़ है, उस सामने बैठा नायक उनकी आवाज़ को दे रहा है। तो ये आज इतने वर्षों के बाद पाकर वो संतुष्ट हो रहे हैं। ये इस आंदोलन को जो उठा रहे हैं, वो सवाल कर रहे हैं कि आज क्यों हिंदी में आज़ादी के बाद अगर हम 90 तक की बात अगर लें तो कुछ ही नाटक मिलते हैं। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक ने जो हमारे सेना में जो जाति व्यवस्था है उसको उभारा पहली बार। और अगर देखें शंकर शेष का नाटक है, आदिवासी को लेकर इन्होंने पोस्टर नाटक है उनका, और एक और द्रोणाचार्य, ये मुख्य रूप से स्थापित नाटककार हैं। वो आपको देख रहे हैं आज़ादी के अगर 47 से लेकर और 90 तक का केवल 3-4 नाटक। क्या हमारे सामने और नायक नहीं थे? आपको शंभू कैसे हमारे से चरित्र थे, एकलव्य थे, या जिस सवाल को प्रेमचंद अपने गोदान में वर्णवादी व्यवस्था को रख रहे हैं, माता दीन और सीलिया के जो प्यार को उन्होंने गोदान में दिखाया है, क्या ऐसे चरित्र, ऐसी प्रेम कहानी या हमारे समाज में अगल बगल रोज़ घट रहे थे? ओथोलो ऐसी, हम चले तो जाते हैं शेक्सपियर के नाटकों को न जाने कई बार हमारे यहाँ देश में होते हैं, लेकिन क्या ओथोलो जैसी घटना हमारे देश में नहीं घट रही है? ओथोलो एक निग्रो युवक है जो उस वक्त अभिजात्य और श्वेत नायिका से प्रेम कर रहा है, और प्रेम करने के कारण कैसे उस समाज को किस तरह से नागवार गुजर रहा है। क्या इस तरह की घटनाएं, इस तरह की कहानी इन दिनों चाहे 50 वर्ष हो गए, चाहे 100 वर्ष हो गए, यहाँ पर इस तरह की उदाहरण नहीं मिल रहे थे? उस तरह के कहानियों को क्या हम नाटक में ये रख नहीं सकते थे? लेकिन नहीं, वो उसमें एक जानबूझकर लोगों का रहा, जिससे नज़रअंदाज करने की कोशिश की। ये इसलिए ये जो दलित रंगमंच है, इन सवालों को नाटक में ला रहा है, क्योंकि अम्बेडकर साहब ने कहा है कि वर्णविहीन समाज जरूरी है। अगर जरूरी वर्ग विहीन समाज की है, उसी तरह से उससे कम नहीं है वर्णविहीन समाज। इसलिए हमारे दलित नाटक का जो उद्देश्य है, एक ऐसी समाज की स्थापना करना नाटक के द्वारा, सांस्कृतिक आंदोलन के द्वारा, जिसमें जाति के आधार पर कोई अपने आप को श्रेष्ठ बोध न करे और केवल जाति के आधार पर किसी को हम निम्न साबित न कर सकें। हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि नाटक से कहाँ से नदारद हैं दलित, लेखन के स्तर पर, निर्देशन के स्तर पर, मंचन के स्तर पर, प्रस्तुति के स्तर पर, या समारोह के स्तर पर, कहाँ से नदारद हैं दलित? देखिए, अभी तो पूरी तरह से नदारद हैं। अगर कहा जाए तो तथाकथित मुख्य धारा शहरी रंगमंच जो है हमारे सामने,
चाहे महानगर में है, चाहे उससे छोटे शहरों में है, 99%, हाँ वो भी मैं थोड़ा कम ही बतला रहा हूँ, 99% का जो रंगमंच है उस रंगमंच पे हमारे दलित समाज नदारद है और इस तरह के नाटक नदारद हैं और एक साजिशन ऐसे करेक्टर को लाने की कोशिश नहीं की जा रही है। वो लोग जो लोग कहते हैं कि दलित नाटक के बहाने ये जातिगत फैलाया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप इस बहाने मंच पर ये गंदगी फैला रहे हैं, जाति पाति फैला रहे हैं, तो इन्हें बहुत स्पष्ट कर देना चाहिए कि दलित रंगमंच कोई जाति नहीं फैला रही है, बल्कि वो जाति के विरोध में खड़ी है। जो हमारे देश में हजारों साल से वर्णवादी व्यवस्था है और जिसे मजबूत किए हुए है पूरा यहाँ का सिस्टम, और थिएटर सांस्कृतिक जो आंदोलन है यहाँ का, जो ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी उसे मजबूत करना चाह रही है, उसके खिलाफत में है। हम जाति को मजबूत नहीं कर रहे हैं, हम तो जाति को उखाड़ फेंकना चाह रहे हैं जो संस्कृति में भी बरकरार है। जो कह रहे हैं कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं फिर तो ब्राह्मण थिएटर भी होगा और क्या कहते हैं क्षत्रिय थिएटर भी होगा, इस तरह की अनर्गल बातें भी हो रही हैं। तो हम कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं ब्राह्मण एक जाति है, दलित थिएटर जो है एक जाति नहीं है, एक बहुत बड़ा समाज है, उसमें कोई विशेष जाति नहीं है। जब ब्राह्मण जाति की हम बात करेंगे, क्षत्रिय जाति की बात करेंगे, वैश्य जाति की बात करेंगे, तो एक पर्टिकुलर जाति का रंगमंच होगा और उसमें आप क्या दिखाएंगे? अपनी जाति की श्रेष्ठता दिखाएंगे कि हमारी जितनी जाति इतनी महान थी, हमने इतना अच्छा कार्य किया, यह तो दिखाएंगे। दलित थिएटर में इस तरह का कोई श्रेष्ठता का भाव नहीं दिखाया जाता कि इसमें फलां जाति बहुत श्रेष्ठ है, बल्कि वो जाति का विरोध करती है, वर्ण का विरोध करती है और वर्णविहीन समाज लाना उसका उद्देश्य है। जाति में एक बहुत बड़ा दायरा होता है, उसमें कई जातियां हो सकती हैं और जातियों की इस तरह की संख्या जो वर्ण के आधार पर जिनको निम्नतर दाबा गया है वो एक दो नहीं है, एक बहुत जातियां हैं, उसकी संख्या 100 से ज़्यादा हो सकती हैं। और अगर संख्या के में अगर लें तो ये आपको 85% से भी ज़्यादा है। इसलिए दलित रंगमंच अगर कहें तो ये मुख्य धारा का रंगमंच तो दलित थिएटर का होना चाहिए और एक उसके लंबा जो हिस्सेदारी इसको मिलना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि अभी इस पे लोग बात करने से भी सकुचा रहे हैं। उस पे बहुत सारे लोग जो प्रगतिशील भी लोग हैं, कहने में मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा है कि आज इस बहस में जो बहस चल रही है व्हाट्सएप, फेसबुक, इस पे हमारे देश के जो प्रगतिशील धारा से जुड़े हुए संस्कृत कर्मी हैं, अपने आप को वामपंथी और जो मार्क्सवादी थिएटरिस्ट लोग हैं वो चुप लगाए बैठे हैं। और आश्चर्य होगा कि इसको सबसे ज़्यादा अभी जो आक्रमण हो रहे हैं इस पे, इस रंगमंच के अस्मिता पर, इसके अवधारणा पर, वो सबसे ज़्यादा कोई दक्षिणपंथी की तरफ से नहीं हो रहा है, ये उसी वर्ग से हो रहा है जो अपने आप को प्रगतिशील कहती है, वामपंथी कहती है, मार्क्सवादी कहती है। ये मैं किसी जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, ये तथ्यात्मक स्तर पे है और इस पे बहुत ही खुली नज़र रख के देखने की ज़रूरत है। सर आपसे यह भी जानना चाहेंगे राजेश जी कि अभी बताइए कि इस देश में कितने टॉप का जो यह जो दलित थिएटर है जिसको मुख्य धारा का थिएटर कह रहे हैं, इसमें कोई टॉप का अगर हम 5 निर्देशक का नाम जानना चाहें, 5 नाटक का नाम जानना चाहें तो आप बताइए आपका क्या कहना है? दलित थिएटर से जुड़े हुए देखिए इसमें कई लोग हैं। अगर अभी वामन केंद्र हैं, अभी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के जो निदेशक हैं, इनकी एक लंबी भूमिका रही है महाराष्ट्र में जब थे।
ये अब आए हैं यहाँ पर, लेकिन इन्होंने जुलवा, जाने मन जो मुख्य रूप से थर्ड जेंडर पे है, ऐसे कई नाटक महाराष्ट्र में एक लंबे दौर से इन्होंने वहाँ काम किया है। मराठी ने उसमें है। अगर हिंदी में अगर देखें तो कई शहरों में लोग लेखन के स्तर से भी जुड़े हुए हैं और निर्देशक के स्तर पे भी जुड़े हुए हैं। अभी आप अगर कहें कि इस तरह का कोई बड़ा नाम, हाँ, तो ये आंदोलन हिंदी में अभी शुरुआती दौर पे है। तो अभी ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई अचानक आपको ऐसा बड़ा सा नाम दिखे। नाटककारों में तो लोगों ने लिखा ही है। आप स्वदेश दीपक ने भी नाटक कोर्ट मार्शल लिखा, शंकर शेष के नाटक हैं। आपको माता प्रसाद ने 2 दर्जन नाटक, लखनऊ के रहने वाले हैं और पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, 2 दर्जन उन्होंने इसी समस्याओं पर, दलित नाटक पर लिखा है इन्होंने। शिवराज सिंह बेचैन ने, मोहन दास नैमिष राय का नाटक है, अजय नावरिया ने लिखे हैं। लखनऊ में कार्य करने वाले श्याम कुमार लगातार इस मूवमेंट की तरह नाटक को जगह जगह वो जा के कर रहे हैं। आपको अगर देखें हैदराबाद में तो श्रीनिवास धनेशा वो लगातार इस आंदोलन को अपने स्तर से कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों भारंगम में बहुत सारे नाटक हुए, 90 से नाटक हो रहे हैं। आप देखें कि आप पूरे दौर के एक सर्वेक्षण, अगर सूक्ष्म सर्वेक्षण जानने की कोशिश करें कि कौन से नाटक लोगों को सबसे ज़्यादा उद्वेलित किया है, तो आश्चर्यजनक मिलेगा आपको कि अक्कर मासी, जो शरण कुमार लिम्बाले की आत्मकथा है, बहुत चर्चित आत्मकथा है, 20-25 वर्ष पहले का उनका लिखा हुआ है, उसका अभी आउटकास्ट नाम से जब रणधीर कुमार यहाँ नाटक करते हैं तो एकदम लोग सख्ते में आ जाते हैं। वो उन्होंने क्या कहते हैं, अपने सामने उस यथार्थ को देखकर वो चकित रह जाते हैं कि क्या हम इतनी हिम्मत भी लेखक कोई कर सकता है। अपने संबंधों के बारे में शरण कुमार लिम्बाले ने, अपनी माँ के संबंधों के बारे में जो खुलकर परत दर परत उसके माध्यम से, आत्मकथा के माध्यम से जो पूरा वर्णवादी समाज को उन्होंने पर्दाफाश किया है, परत बर दो उन्होंने उघेड़ा है, वो देख कर लोग चकित रह गए। और उस नाटक की धमक और उसकी संवेदना और जो सवाल जो छोड़ा है, अभी भी उसके परिसर में वो क्या कहते हैं, हलकों में है। जबकि नाटक तो बहुत सारे खेले गए हैं, देसी विदेशी नाटक भी हो रहे हैं, लेकिन ये एक चूँकि बहुत दिनों के बाद एक बड़े मंच पर जब वो नाटक आया समाज का, तो लोगों को चौंका दे रहा है। ऐसा नहीं कि लोग पसंद कर रहे हैं, कुछ हलकों में से आवाज़ ये भी आ रही, कुछ हलकों से, कि ये इस नाटक को, दलित नाटक को सवर्णवादी ढंग से पेश किया गया है, ये कह रहे हैं। अब उस नाटक को कंडेम करने के लिए बहुत बड़े समुदाय ने बहुत पसंद किया, अच्छा लगा उन्हें, लेकिन कुछ लोग जो इसकी अवधारणा से परेशान हैं और लगा कि अरे अब ये तो मुख्य रंगमंच पे भी आ रहा है ना, और अपनी बातों को रखने लगा है, तो लोग अब उस पे वार करने शुरू कर दिए हैं। आउटकास्ट के नाटक की अवधारणाओं पर भी, उसके फॉर्म को लेकर तरह तरह से लोगों ने अटैक करने शुरू कर दिए हैं। आपने भारंगम की बात की, तो भारंगम की बात करते हुए हम यह आपसे अब जान ही लें कि भारंगम को लेकर देश भर में कई तरह की आलोचनाएं हो रही है। ख़ास तौर पर सब लोग एक सुर में यही कह रहे हैं कि यह जो भारत रंग महोत्सव है, भारंगम है, ये असल में जो है भारंगम पूरे देश का फेस्टिवल नहीं, बस जो है एनएसडी का फेस्टिवल होकर रह गया। आपका क्या कहना है? देखिए, भारत रंग महोत्सव ये 19वां महोत्सव है, लेकिन ये इसमें सरकार का एजेंडा छुपा रहता है। ये भूलना नहीं चाहिए कि जो हमारे सिस्टम है, उस सिस्टम का एक सांस्कृतिक गढ़ है, गढ़। और जो सिस्टम है उसमें पूर्ण रूप से कौन लोग बैठे हुए हैं, वो किस तरह की संस्कृति हमारे बीच में ले जाना चाहते हैं, उनको वो अगर स्वतंत्रता भी दे रहे हैं तो कुछ सीमा तक ही स्वतंत्रता देंगे।
वो आपकी मुक्तता देंगे कि आप सांप्रदायिकता पर सवाल उठाइए, आप संबंधों पर नाटक करिए, लेकिन जहाँ आपने ऐसे सवाल उठाना शुरू कर दिया तो वो परेशानी उनको होने लगेगी। इसलिए आप देखिए कि लंबे दौर होने के बाद ये शायद भारंगम का आउटकास्ट इस सवाल को दलित चेतना, सहानुभूति का नहीं, हो सकता है कि इसके पहले भी सहानुभूति वाले नाटक हुए हों, चेतना का सवाल को लेकर, चेतना को लेकर पहला नाटक हो। तो इसलिए इन चीज़ों से हमेशा ये बचने की कोशिश करते हैं लोग, सिस्टम में लोग। एक बार लखनऊ में दलित महोत्सव जब पहली बार हो रहा था, तो उसके आयोजक अलग दुनिया के वत्स यहाँ आए थे। सोचते थे कि यहाँ की दिल्ली की एक नाटक की भागीदारी भी वहाँ हो। तो उन्होंने यहाँ आकर निदेशक से बात की थी। तो उन्होंने कहा कि आप कोई एक नाटक दे दीजिए ताकि वहाँ समारोह में हो। तो उन्होंने कहा, निर्देशिका महोदय ने, कि आश्चर्य होगा कि मैंने दलित नाटक आज तक हमने किया ही नहीं, ना हमारे रंगमंडल या हमारे पूरे परिसर में इस तरह का कोई नाटक नहीं हुआ है, इसलिए हमारे पास तो कोई ऐसा नाटक नहीं है। तो इसलिए मेरा जो कहना है कि ये जो भारत रंग महोत्सव है, ये पूर्ण रूप से व्यवस्था का एक महोत्सव है और वर्णवादी व्यवस्था का महोत्सव है, ऐसे करने वालों विचारधाराओं का। इसलिए ऐसे नाटकों को से वो निश्चित रूप में भविष्य में भी परहेज करेंगे और नहीं कोशिश करेंगे कि इसमें ऐसा कोई नाटक भी आए। इसलिए प्रतिशत जो अधिकतर इसमें जो नाटक होते हैं वो अधिकतर सत्ता के पोषक वाले नाटक होते हैं। उनकी और आश्चर्यजनक है, इस बार जो आए हैं, क्योंकि नई सरकार आई है, नई विचारधारा की सरकार आई है, तो इसलिए अंदर का जो हिडन एजेंडा था वो इस नाटक में आप देखेंगे। कई सारे नाटक जो रहे हैं कि वो रक्त अभिषेक के माध्यम से उस नाटक में स्थापित किया गया है कि बुद्धिज़्म को डिस्ट्रॉय करके, ख़त्म करके ब्राह्मणवाद को स्थापित करना सही था। ऐसे नाटक भी रखा गया है इस नाटक में। और आप देखेंगे जो हिंदू मिथकों को लेकर जो है, हाँ, चाहे वो राम के सवाल को लेकर रखा गया है, चाहे कर्ण को लेकर रखा गया है, ऐसे कई जो महाभारत और रामायण के जो एक वर्णवादी और द्विजों के जो नायक रहे हैं, उनको लेकर इस स्थापित किया गया है। विरोध में उठने वाले ऐसे आपको कम मिलेंगे। ये आउटकास्ट एक अपवाद था। ये थे हमारे साथ राजेश कुमार, जो लगातार हिंदी नाटकों में दलित विमर्श की स्थापना को लेकर कृत संकल्प हैं, लगातार लगे हुए हैं, लिख रहे हैं, नाटक लिख रहे हैं, मंचन करवा रहे हैं। हम इनको शुभकामनाएं देते हैं कि हिंदी नाटकों की जो विधा है, जिसको पवित्र विधा कही जाती है, उसमें आप जाति का कचरा फैलाएं ताकि समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नाटकों में भी हो सके। कैमरामैन गौतम के साथ ओम सुधा, नेशनल दस्तक, नई दिल्ली।